सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं संदीप शर्मा हाजिर हुआ हूं कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के साथ, जिसकी अपन डिस्क्रिप्टिव चर्चा करते हुए आज के इस सेशन में बात करेंगे। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए एक तरीके से सेल्फ चेक करने वाला एक शानदार सेशन होने वाला है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें। साथ में जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आज का सेशन है वो अपन स्टार्ट कर सके। क्योंकि आज का सेशन है वो आपकी जो कंपनी और जो ऋण पत्र है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे अपन आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले आप अपना काम कर दीजिए फटाफट, ताकि जो भी औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करने के बाद आज के सेशन को अपन प्रारंभ करें। क्योंकि सेशन जरूर अपन छोटा रखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पे अपन लगातार चर्चा करते हैं, उनको साथ में एक्सप्लेन भी हम करने का प्रयास करते हैं। देखो आज का सेशन है वो स्टार्ट किया जा रहा है और बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस पर अपन बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, फटाफट आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है। इजी जिसने पढ़ रखा है उसके लिए वो इजी होगा, और जिसने वो चीज नहीं पढ़ रखी है उनके लिए तो वो हार्ड ही होगा। चाहे सवाल कैसा भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो निश्चित रूप से आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है। आपने जब तैयारी कर रखी है तो आपने तैयारी भी की है, तो उसका जवाब भी आपके पास जरूर होगा। देखो ये क्या है कि ऋण पत्र है। आपके साथ जुड़ते ही छेके आने लगती है, आप याद बहुत करते हो, इसका मतलब है ना, याद करते हो कि कब क्लास होने वाली है ना। तो देखो अब पहला क्वेश्चन क्या है कि ऋण पत्र है, यानी आपके डिबेंचर क्या है कि कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति पत्र। दूसरा, कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का करार। तीसरा, कंपनी के ऋण हेतु दी गई जमानत। चौथा, कंपनी की पूंजी के बदले जारी पत्र। अब बताओ, देखिए है ना, ऋण पत्र किस चीज का प्रमाण है ये आपको बताना है ना भाई। सीधा सी बात है, इसमें जब ऋण की बात आ गई तो ऋण हो जाता है आपका लोन, है ना, जिसको अपन कहते हैं डिबेंचर, है ना। अब लोन में और ऋण पत्र में इतना सा अंतर है कि लोन है वो आप मजबूरी में लेते हैं, है ना, किसी व्यक्ति विशेष से जाकर लेते हैं, जबकि ऋण पत्र निर्गमन है वो है तो ऋणी, लेकिन आप उसके लिए आवेदन है वो आमंत्रित करते हो कि भाई कौन कौन व्यक्ति है वो इस संस्था के साथ जुड़ते हैं, तो वो सारे लोग स्वेच्छा से उस कंपनी को लोन या ऋण पत्र है वो स्वीकार करते हैं, है ना। तो ऋण की बात आती है तो ऋण पत्र है वो आपकी क्या होगा, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति का पत्र माना जाएगा। तो इसलिए यहां पर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए है वो यहां पर सही आंसर होगा। कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकृति का पत्र है वो आपका ऋण पत्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऋण पत्र। ऋण पत्रों के बारे में अपन ने पिछले सेशन में बात की थी कि भाई ऋण पत्र कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सुरक्षा के आधार पर, अवधि के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, शोधन के आधार पर। तो वो ऋण पत्र भी आपको अपने दिमाग में फीड करके रखने, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न जो आता है वो कहीं से भी घूम के आ सकता है। अपने को उस हिसाब से तैयार होना चाहिए, क्योंकि अपना सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसके जो आधार चीज है, जो बेस वाली चीज है, उनको अपने को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उनको समझते हुए अपन आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने क्वेश्चन है वो परीक्षा में सही होंगे। तो ऋण है, जो ऋण पत्र है वो एक ऋण की स्वीकृति मानी जाती है। ठीक है, ओके है, बढ़ जाए आगे। चलो आपकी इजाजत, तो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने। अब बताओ, देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए, है ना, फटाफट बताओ। देखिए क्या है, प्रथम ऋण पत्र। प्रथम ऋण पत्र, ऋण पत्र दो तरीके से होते हैं, एक तो प्रथम ऋण पत्र और एक होता है आपका द्वितीय ऋण पत्र। द्वितीय ऋण पत्र,
है ना। अब इनको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर यही पूछा है कि प्रथम ऋण पत्र कौन से होते हैं। तो इसमें अपने पास ऑप्शन में है कि कंपनी के जीवन काल में जिनका भुगतान किया जाए, भुगतान अन्य ऋण पत्रों से पहले किया जाए, संपत्ति बंधक रखी गई है यानी गिरवी रखी गई है, जो कंपनी के स्वामी है। बहुत ही आसान सवाल है, आराम से इसका आप जवाब दे सकते हो। और मेरी इच्छा भी है कि जो भी साथी आज के सेशन को देख रहे हैं वो जरूर रिप्लाई करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा जरूर आपको रिप्लाई करनी है। तो ऋण पत्र, प्रथम ऋण पत्र, क्योंकि अभी अपन ने बात की थी ऋण पत्र की, वो तो हो गए लोन की स्वीकृति। अब आपका प्रथम ऋण पत्र क्या होता है कि उनको एक अधिकार दिया जाता है, जब उसके आगे फर्स्ट लग गया तो बाकी जो अन्य ऋण पत्र है उनसे पहले उन्हें राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। और द्वितीय ऋण पत्र कौन से होते हैं? द्वितीय ऋण पत्र वो होते हैं जिन्हें प्रथम के बाद राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, वो आपके द्वितीय ऋण पत्र होते हैं। तो प्रथम ऋण पत्र, तो इसके अनुसार इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर होगा बी, कि भुगतान अन्य ऋण पत्रों से पहले किया जाएगा इनको, कि भाई इनको भुगतान है वो अन्य ऋण पत्रों की तुलना में पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो वो होते हैं आपके प्रथम ऋण पत्र। ठीक है, हो गई बात क्लियर। एक अपन आपने देखा होगा कि अपन सिंकिंग फंड होता है। क्या होता है? सिंकिंग फंड। इसमें क्या होता है? ये मेथड है, अपन सिंकिंग फंड से भी क्या कर सकते हैं? ऋण पत्रों का शोधन कर सकते हैं, जिसमें संचयी आपकी विधि होती है। पर हमेशा ध्यान रखना, सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है, सिंकिंग फंड का जो शेष है, उसे अपन किस में ट्रांसफर करेंगे? सामान्य संचय में ट्रांसफर करेंगे। बहुत बार पूछा जाता है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये इसकी एंट्री होती है। तो ये ध्यान रखना कि सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है ये कब आता है? कि जब अपन ऋण पत्रों के शोधन की जो संचयी विधि काम में लेते हैं, तो वहां पर सिंकिंग फंड का बैलेंस होता है, और उस बैलेंस को अपन क्या करते हैं? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, अगर अपने पास से बचता है। तो इसमें देखो सिंकिंग फंड में होता है क्या है कि इसमें ऋण पत्रों का क्या किया जाता है? निवेश किया जाता है, और निवेश के आधार पर ही लास्ट में जो बैलेंस होता है सिंकिंग फंड का, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये अपने को ध्यान में रखना कि ये इंपॉर्टेंट है कि सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, उसी प्रकार सिंकिंग फंड का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओके है, बढ़ जाए आगे। आगे देखो, नोट कर लिया सबने? आगे देखो, एक और क्वेश्चन आपके सामने, आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप इसका रिप्लाई कर सकते हो। बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसका आप जवाब दे सकते हो, है ना। कि ऋण पत्रधारी है जो आपके डिबेंचर होल्डर, वो क्या होते हैं? कंपनी के ऋणी होते हैं, कंपनी का स्वामी होते हैं, कंपनी के जमानती होते हैं, और कंपनी के ऋण दाता होते हैं, है ना। तो कंपनी के जो स्वामी हैं वो तो कौन से होते हैं? अंशधारी होते हैं। जो आपके इक्विटी शेयर वाले होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। अब ये ऋणी है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो ऋण दिया है, तो ये होंगे आपके कंपनी के ऋणदाता। तो आपके जो ऋण पत्रधारी है वो क्या होंगे? क्या होंगे? कंपनी के ऋणदाता। तो यहां पर इसका डी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी है वो यहां पर सही आंसर होगा। ऋण पत्रधारी है वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं। ठीक है, हो गया सारी बात।
तो छोटा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आपने सबने पढ़ रखा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको ये आता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आ गया है ना। अब इसका जवाब आपको देना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए कि भाई आप इसका बारे में क्या सोचते हो, क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखो कि वाहक ऋण पत्र वे है, वाहक, मैंने कल आपको बताया था कि दो तरीके के ऋण पत्र होते हैं, एक तो पंजीकृत ऋण पत्र और एक वाहक ऋण पत्र, है ना। ये होते हैं सुपुर्दगी के आधार पर, है ना। सुपुर्दगी के आधार पर दो तरीके से होते हैं, सुपुर्दगी के आधार पर ये दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है आपका पंजीकृत ऋण पत्र, और दूसरा होता है आपका वाहक ऋण पत्र। तो देखो पंजीकृत ऋण पत्र वो होते हैं जिनका पंजीयन किया जाता है ना। कंपनी का जो रजिस्टर होता है उसमें बाकायदा जिस व्यक्ति ने वो ऋण पत्र लिया है उसकी सारी एंट्री है वो उसमें पंजीकृत होती है, और इस ऋण पत्र को आप किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पंजीकृत है। जबकि वाहक ऋण पत्र को कौन से होते हैं? ये वो ऋण पत्र होते हैं जो आपके कंपनी के रजिस्टर में कहीं उसकी एंट्री नहीं होती है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप आसानी से सुपुर्द कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ए और ये बी है, अब ए है वो बी के पैसे मांग रहा है ना, और इसके पास ऋण पत्र है, तो ये, और इधर सी है, ये सी है वो ए के पैसे मांग रहा है, तो बी अपना जो ऋण पत्र है वो सी को दे सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वाहक ऋण पत्र वे होंगे जिनका नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज है, ये तो पंजीकृत होते हैं। जिनका हस्तांतरण कंपनी की अनुमति से हो तो ये भी नहीं है। जिसका हस्तांतरण मात्र सुपुर्दगी से हो ये भी है। हस्तांतरण और सुपुर्दगी एवं अनुमति दोनों से हो तो इसमें वाहक ऋण पत्र है ना। वाहक ऋण पत्र पूछा आपसे तो सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब क्या हो जाएगा कि भाई ऐसा ऋण पत्र जिसका स्थानांतरण मात्र सुपुर्दगी से हो, यानी एक व्यक्ति को दे दिया तो वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, वो होता है आपका वाहक ऋण पत्र। ठीक है, तो वाहक ऋण पत्र कौन सा होगा? ये आपका वाहक ऋण पत्र होगा। हो गया वाहक ऋण पत्र। तो जिनका स्थानांतरण मात्र सुपुर्दगी से होता है वो आपका वाहक ऋण पत्र की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो पंजीकृत और वाहक दोनों के बारे में आप जान गए। ठीक है, बढ़ जाए आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन ऋण पत्रों से रिलेटेड है सारा का सारा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई ऋण पत्र स्कंध है, ऋण पत्र स्कंध है एक प्रकार के ऋण पत्र, पूर्ण प्रदत्त ऋण पत्रों का परिवर्तित रूप, अंशतः स्थानांतरण पत्र, एक प्रकार की पूंजी। ये आपको बताना है ना। ऋण पत्र स्कंध जिसको अपन क्या कहते हैं? डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर स्टॉक क्या होगा आपका? एक तरीके से कौन सा माना जाएगा कि भाई इनमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा होगा। ऋण पत्र एक प्रकार का होगा, पूर्ण प्रदत्त ऋण पत्र परिवर्तित रूप है ना, अंशतः स्थानांतरण है, या एक प्रकार की पूंजी है। देखो एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अपन ऋण पत्रों का रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं ना। रद्द करने हेतु ऋण पत्रों का क्रय ये किया जाता है। ये अपनी चर्चा पिछले सेशन में हुई थी। अब इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि रद्द करने पर प्रॉफिट होता है तो अपने को कहां ट्रांसफर करना है, और लॉस होता है तो उसको कहां से चार्ज करना है ना। बाकी एंट्री तो अपन कर देंगे, है ना, कि भाई रद्द करने के लिए क्या करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट या टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर,
ठीक है। अब इसको अपन को जो लाभ होगा उसको अपन कहां से इसको राइट ऑफ करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्रय करने पर क्रय करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी आपकी डिबेंचर अकाउंट डीआर टू बैंक और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि रद्द तब करेंगे जब अपने को प्रॉफिट ही होगा, है ना। अब ये प्रॉफिट होगा ना, तो इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अपने को V1 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये अपने को ध्यान में रखना है कि रद्द करने पर अगर प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, या अगर हानि होती है, अगर हानि होती है तो उसको लाभ हानि से या आपका जो कौन सा कहते हैं कैपिटल होता है उसमें से इसको करते हैं। तो इसको करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये लॉस है तो उसको तो अपन कहां से चार्ज करेंगे, लाभ हानि खाते से चार्ज करेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई रद्द करने पर जो प्रॉफिट होता है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में, और अगर हानि होती है तो उसे लाभ हानि खाते से चार्ज करेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना। तो ऋण पत्र स्कंद है, कौन से होंगे, इसका आंसर होगा बी, पूर्ण प्रदत्त आपके ऋण पत्रों का परिवर्तित रूप है वो आपके क्या होंगे, ऋण पत्र माने जाएंगे। तो ऋण पत्र स्कंद कौन होंगे, जो पूर्ण प्रदत्त ऋण पत्रों का परिवर्तित रूप है वो आपके ऋण पत्र स्कंद होंगे। ठीक है, ओके सारी बात, अब तो डाउट नहीं है ना, बढ़ जाए आगे। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने है, फटाफट इसका रिप्लाई आना चाहिए। देखो क्या कह रखा है कि ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी ऋण पत्रों का अपन 3 तरीके से निर्गमन करते हैं, है ना। ऋण पत्रों का अपन 3 तरीके से निर्गमन करते हैं, बताओ करते हैं ना। उसमें पहला होता है आपका सममूल्य पर, दूसरा होता है आपका प्रीमियम पर, दूसरा प्रीमियम पे, और तीसरा होता है आपका बट्टे पर, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये 2 नंबर कंडीशन कह रहा है कि ऋण पत्रों पर जो प्रीमियम आपको प्राप्त होता है उसको आप कहां काम में ले सकते हो, आयगत हानियों को अपलिखित करने के लिए, लाभांश बांटने के लिए, पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखो आयगत हानियां कौन सी होती है, जिनका संबंध 1 वित्तीय वर्ष से होता है वो आपकी आयगत हानियां होती है। पूंजीगत हानियां वो होती है जिनका लाभ आपको 1 से अधिक वित्तीय वर्षों में या तो उसको भुगतान करना है, चुकाना है, या आपको उसका लाभ है वो 1 से अधिक वित्तीय वर्षों में मिलता है। जैसे अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, वो खर्चा है, अपने लिए हानि है, लेकिन उसका प्रॉफिट है वो आगे आने वाले कई वर्षों तक हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जब अपन ने व्यापार प्रारंभ किया है तो प्रारंभ करेंगे तो खर्चा तो करेंगे, लेकिन प्रारंभ करेंगे और खर्चा करेंगे तभी तो लाभ अर्जित करेंगे ना। तो इसलिए आप जो ऋण पत्र प्रीमियम है उसके उपयोग, मैंने जो 5 उपयोग है वो मैंने आपको सारे बता दिए। जो 5 उपयोग थे वो मैंने आपको बता दिए कि भाई किस तरीके से इसका उपयोग किया जाना है।
बहुत अंशों के निर्गमन में है, स्वयं के अंश क्रय करने में है ना, पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में है, अंशों के निर्गमन पर होने वाले जो हानि है उनको, शोधन पर होने वाले जो आपकी हानि है उनको अपलिखित करने में। तो ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग है वो पूंजीगत हानियों को अपलेखित करने में काम में लिया जाता है। तो यहां पर इसका आंसर होगा क्या, सी है वो यहां पर इसका सही आंसर होने वाला है कि ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग किया जाना चाहिए पूंजीगत हानियों के अपलेखन में। क्या होगा, पूंजीगत हानियों के अपलेखन में अपन ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग है वो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके है, सही है। तो 5 वो आप उपयोग याद रख लेना, और फिर प्रीमियम से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है वहां पर आप इसको टिक लगा देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने है। अब आपको इसका जवाब देना है, फटाफट जवाब आना चाहिए। देखो कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा अपलिखित न किए जाने पर उसे चिट्ठे में दिखाया जाना चाहिए। यानी ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखो ये आपकी कौन सी संपत्ति होती है, ये आपकी कृत्रिम संपत्ति होती है, कृत्रिम संपत्ति होती है। ठीक है, अब कृत्रिम संपत्ति को अपन असेट साइड में दिखाते हैं, है ना, असेट साइड में। कब, कंपनी अधिनियम 1956 में। लेकिन 2013 आने के बाद, 2013 के बाद, है ना, 2013 के बाद आपकी जितनी भी जो कृत्रिम संपत्तियां हैं उनको बैलेंस शीट के टोटल में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसलिए आपके ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो बट्टा है उसको कहां दिखाएंगे, दायित्व पक्ष में संचय या आदि के शीर्षक में, संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति शीर्षक में, संपत्ति पक्ष में व दायित्व पक्ष दोनों में, संपत्ति पक्ष के विविध में शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। बताओ देखिए इसका सही आंसर। तो देखो जब मैंने ये कह दिया संपत्ति है तो ये इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा, है ना। अब चालू संपत्ति, तो ये चालू संपत्ति नहीं है तो इसमें भी नहीं आएगा। आंसर तो इस सवाल के अनुसार ये आपका सही हो जाएगा कि डी है वो सही है। लेकिन साथियों एक चीज मैं अभी आपको नोट करवा देता हूं, अगर ऑप्शन में ये भी है और एक साथ में ये दे दे कि भाई टिप्पणी के नीचे रूप में दिखाया जाता है, फुटकर नोट के रूप में दिखाया जाता है, तो वहां पर आपका आंसर फुटकर नोट होगा। क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार इस बैलेंस को टोटल में शामिल किया जाता था, इसलिए आपकी जो असेट साइड है उसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस में आपकी जो कृत्रिम संपत्ति है उसके टोटल में से शामिल किया जाता था। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद इसको शामिल नहीं किया जाता है और इनको फुटकर नोट्स टू अकाउंट के रूप में बैलेंस शीट के नीचे इसको शो किया जाता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेनी है। इस सवाल को यहाँ पर शामिल करने का यही मतलब है कि इससे आप समझ जाओ कि ये दोनों अंतर, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अधिनियम पुराने के बारे में भी पूछ सकता है, ये जरूरी थोड़ी कि नए के बारे में पूछे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, अगर ये ऑप्शन में है तो ये, और अगर अकेला वो है तो वो, और दोनों है तो आपका नोट्स टू अकाउंट फुटकर नोट के रूप में उसको शो किया जाएगा। ठीक है, ओके है। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है वो अपलिखित न किए जाने पर, क्योंकि जब तक ये अपलिखित नहीं होगा तब तक ये उस खाते के साथ, उस बैलेंस शीट के साथ चलेगा, जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो जाता। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो, ये देखो आपके सामने बताओ देखिए इसका आंसर। कि ऋण पत्रों के समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की दशा में
खोले जाने वाला खाता कौन सा खाता खोला जाता है? डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर एडजस्टमेंट अकाउंट और डिबेंचर कैपिटल अकाउंट। ऋण पत्रों के सब पार्श्विक प्रतिभूति के निर्गमन किया जाता है तो वहां पर एंट्री होती है आपकी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट। क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर अकाउंट, है ना। तो यहां पर कि सब पार्श्विक प्रतिभूति के निर्गमन की दशा में खोला जाने वाला खाता है ना। तो यहां पर आ गया ऋण पत्रों, है ना। तो ऋण पत्रों के सब पार्श्विक, तो ऋण पत्रों के लिए तो खुलाएगा। अब उसके रूप में कौन सा और खाता खोला जाता है? तो वो होता है आपका डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो बी है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिबेंचरों का, ऋण पत्रों का निर्गमन है और उसके लिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है वो खोला जाता है सब पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? सब पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उसको ओपन किया जाता है। ठीक है, ओके, बढ़ जाए आगे। आगे देखो, कि क्या है अगला क्वेश्चन कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है, कौन सा खाता है? पूंजीगत हानि, सामान्य हानि, व्यापारिक हानि या आयगत हानि। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो आपकी कौन सी हानि है वो मानी जाएगी? बताओ, देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो आपकी कौन सी हानि होगी? पूंजीगत हानि, सामान्य हानि, व्यापारिक हानि, आयगत हानि। देखो, सामान्य हानि भी नहीं है, व्यापारिक, ये आयगत वो कौन सी होती है? जिनका संबंध एक वित्तीय वर्ष से होता है। और पूंजीगत कौन सी होती है? जिनका संबंध है वो लंबे समय के लिए होता है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो अपनी कौन सी संपत्ति है? कृत्रिम संपत्ति है। कृत्रिम संपत्ति है वो बैलेंस शीट के मध्य होगी और बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में उसे दिखाते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो आपकी पूंजीगत हानि है, यहां पर है वो ए है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो आपकी पूंजीगत हानि मानी जाएगी। ठीक है, कौन सी हानि होगी? पूंजीगत हानि। ठीक है, बढ़े आगे। अगले देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इजी है ये, तो आराम से आप इसका जवाब दे सकते हो। अभी इसकी चर्चा हुई है, बस सिर्फ और सिर्फ इसकी भाषा चेंज की गई है कि आप थोड़ा सा इसको अर्थ के अलग तरीके से, क्योंकि उसमें था अपलिखित, है ना, उसमें था अपलिखित और इसमें डायरेक्ट पूछ लिया कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा को चिट्ठे में दर्शाया जाता है ना। वही पॉइंट है, दायित्व पक्ष संचय अधिके, दायित्व पक्ष असुरक्षित लेनदार, संपत्ति विविध व्यय, संपत्ति चालू संपत्ति, है ना। तो यहां पर अगर कंपनी अधिनियम 1956 है तो संपत्ति पक्ष के विविध व्यय में दिखाया जाएगा, और कंपनी अधिनियम 2013 है तो इन्हें बैलेंस शीट के टोटल में शामिल नहीं करना है और अलग से फुटनोट के रूप में, टिप्पणी के रूप में इसको दिखाया जाएगा। आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, दोनों ही आपकी कृत्रिम मद है जिनका सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास नहीं है तो उसे लाभ हानि खाते से भी राइट ऑफ किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों ही, चाहे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो और चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, दोनों को राइट ऑफ है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से अपने को करना होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास उपलब्ध नहीं है तो उसे अपने लाभ हानि खाते से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और शानदार और जानदार इंफॉर्मेटिव सेशन जो मैंने आज के इस सेशन में आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसा अगर आपको लगता है तो जरूर सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और लगातार हम आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर
फर्स्ट ग्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड और सरकारी जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।